Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the osteonecrosis. इस लेक्चर में हम बात करेंगे गाउट की, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट इज़ द फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, है ना। आप क्या बोल सकते हो कि किसका फॉर्म है? आर्थराइटिस का। और आर्थराइटिस हमने पहले भी पढ़ा, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आर्थर, आर्थर का मतलब होता है जॉइंट, और जो दूसरा वर्ड है दैट इज आइटिस, आइटिस निकला है इन्फ्लामेशन से, जिसका मतलब होता है स्वेलिंग। अगर हम आसान शब्दों में कहें, स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गया, पेन हो गया। तो इसमें भी क्या होगा? सबसे पहली चीज आर्थर मीन्स जॉइंट, दूसरी चीज आइटिस, हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होगा, वहां पर पेन होगा, रेडनेस हमें दिखेगी। किस वजह से? इट इज कॉज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। किस वजह से हो रहा है? जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो रहा है। अगर नॉर्मल है तब कोई भी कंडीशन नहीं होगी, लेकिन अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी में हाई हो रहा, ब्लड में हाई हो रहा, तो आप पूछोगे भैया कि इसका जो लेवल है वो ब्लड में हो रहा हाई, उस वजह से हमारी जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब तक नॉर्मल ब्लड में लेवल था कोई दिक्कत नहीं थी, सारे फंक्शन हो रहे थे। जो हमारी किडनी है, जो बाकी का एक्सेस यूरिक एसिड था उसे बॉडी से बाहर कर रही है। लेकिन अब किसी भी वजह से, है ना, अभी हम देख नहीं रहे कॉज, अगर हमारे ब्लड में इसका लेवल ज़्यादा है तो धीरे धीरे ये जो यूरिक एसिड है हमारे बॉडीज़ के सेल्स में, हमारे बॉडीज़ के टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लगता है। इसके साथ साथ जो यूरिक एसिड है वो हमारे जॉइंट्स में भी इकट्ठे होंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे टोस के जॉइंट जो नीचे होते हैं ना, अंगूठे में, जो हमारी उंगलियां हो गई पैर की, वहां पर। और जैसे ये वहां पर इकट्ठा होंगे, बहुत सारे इकट्ठे होते जाएंगे, दे फॉर्म दी क्रिस्टल्स, और उन्हीं क्रिस्टल्स की वजह से हमें इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा। मीन्स वहां पर रेडनेस होगी, पेन होगा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आगे देखें, जैसे मैंने बताया कि इट मेनली अफेक्ट द जॉइंट ऑफ टोज, हमारे जो पैर की उंगलियां हैं, पैर के अंगूठे हैं, मेनली वहां अफेक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही अफेक्ट करेगा, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर जॉइंट, चाहे हमारे हैंड के जॉइंट हो गए, रिस्ट के जॉइंट हो गए, एल्बो के जॉइंट हो गए, एंकल हो गया, नी हो गया, इन सारे जॉइंट्स को भी ये अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज द सिम्टम्स ऑफ गाउट कम एंड गो। क्या होता है कि जो इसके सिम्टम्स है ना, वो आते रहते हैं, फिर चले जाएंगे, फिर मान लो 2 महीने बाद आ गए, फिर चले गए। मीन्स ये चीज़ें रीअकर, ये चीज़ें चलती रहती हैं। इस चीज़ को बोला जाता है गाउट अटैक या फिर गाउट फ्लेयर्स, है ना। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है गाउट फ्लेयर्स। मीन्स सिम्टम्स आएंगे, आपको पेन रहेगा, फिर थोड़े टाइम बाद सिम्टम्स नहीं है, फिर जब दोबारा आएगा, दैट इज गाउट अटैक। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कॉसेस ऑफ गाउट की। तो कॉज भी मैंने बता दिया कि इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज यूरिक एसिड इन ब्लड। अगर यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ रहा है, वो हमारी बॉडी के सेल्स में, स्पेसिफिकली जॉइंट में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, देन इट डेवलप गाउट। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ रिस्क फैक्टर कि जो हमारा यूरिक एसिड है स्पेसिफिकली वो क्यों बढ़ रहा, और उस वजह से ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिसमें गाउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कि हम कह सकते हैं इन 10 लोगों में से ये 2 लोग हैं जिन्हें गाउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है दैट इज प्यूरिन रिच डाइट। अब ऐसे पर्सन जो कि ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, बोलोगे भैया कौन कौन सी डाइट में रहता है प्यूरिन? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रेड मीट हो गया, इसके अलावा और भी हम बात करें तो सेलफिश हो गए। ये इस तरीके के फूड है जिनमें प्यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। अब एक और डाउट आप लोगों के मन में आ रहा होगा, भैया हम देख रहे हैं कि ब्लड में लेवल बढ़ा यूरिक एसिड का, लेकिन प्यूरिन रिच डाइट खाने से, रेड मीट खाने से या सेलफिश मीट खाने से इसका रिस्क क्यों बढ़ रहा? क्योंकि यही जो रेड मीट है इनके अंदर है प्यूरिन। अब हमारी बॉडी क्या करती है, इसी प्यूरिन का करती है मेटाबॉलिज्म, और इसी प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेक डाउन से, किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिक एसिड का। इसके साथ साथ एक तो ये हो गया, अब क्या हुआ कि जो भी पर्सन है रेड मीट बहुत ज़्यादा खा रहा, उसमें यूरिक एसिड उतना ही ज़्यादा बनेगा, और जितना ज़्यादा बनेगा वो जॉइंट में जाएगा, इसीलिए ये है रिस्क फैक्टर। इसके अलावा आप बोलोगे भैया क्या सिर्फ खाने से ही हमें यूरिक एसिड मिलेगा? नहीं, एक तो डाइट में भी मिल रहा,
इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी है नेचुरली भी यूरिक एसिड बनाती है। पूछोगे भैया कैसे? जितनी भी हमारी सेल हैं स्पेसिफिकली उनमें जो न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, जब इनका भी ब्रेक डाउन होता है, जब भी सेल डेथ होंगी, तो इनमें स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के ब्रेक डाउन से फिर से वहां पर क्या बनता है? यूरिक एसिड। इसके बाद जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है दैट इज किडनी डिसीज। अब फिर से पूछोगे भैया क्यों? अगर किसी में किडनी डिसीज है तो उसमें गाउट क्यों होगा? जैसे हमने देखा कि नॉर्मली क्या हुआ, हमारी बॉडी नॉर्मल भी यूरिक एसिड बना रही है, ठीक है, जब भी सेल डेथ हो रही है। दूसरी चीज़ कि अगर एक पर्सन रेड मीट खा रहा है, सेलफिश खा रहा, उससे भी यूरिक एसिड बना। अब ये जो यूरिक एसिड है इसका जो मोस्टली परसेंट है वो ब्लड में ही घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और जो इसका एक्सेस अमाउंट रहेगा वो ब्लड के थ्रू जाएगा किडनी में, और हमारी किडनी उसे यूरिन के साथ बॉडी से कर देंगी बाहर। नॉर्मल प्रोसेस थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर किसी पर्सन में किडनी का डिसीज है, किडनी का डिसफंक्शन है, जो हमारी किडनी है इस एक्सेस यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर नहीं कर पाती, और फिर से ये कहाँ पर डिपॉजिट होगा? जॉइंट में। किस में कन्वर्ट होगा? क्रिस्टल में, जो कि प्रोड्यूस करेंगे इन्फ्लामेशन, मींस गाउट। इसके बाद जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है दैट इज फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री में पूरा जेनेटिक्स है कि अगर आपके दादाजी को था, फिर आपके पिताजी में था, तो कहीं ना कहीं आप में चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो पूरे जो जीन्स होते हैं ना, जेनेटिक्स, जो कि इस यूरिक एसिड को मेंटेन कर रहे हैं, इसका मेटाबॉलिज्म करा रहे हैं, ब्लड और किडनी के थ्रू फिल्टर करा रहे हैं, वो सारी चीज़ें फिर पीढ़ी से ही चलती आ रही हैं। तो अगर आपके दादाजी में, आपके पिताजी में है, तो आप में भी इसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज हाइपरटेंशन एंड इट्स मेडिकेशन। बोलोगे भैया क्यों? पहली चीज जो खुद हाइपरटेंशन है ये कहीं ना कहीं किडनी का डिसफंक्शन कराता है, और अगर किडनी का डिसफंक्शन होगा फिर से किडनी यूरिक एसिड को यूरिन के फॉर्म में बाहर नहीं कर पाएंगी, वो जॉइंट में डिपॉजिट होगा। दूसरी चीज आप लोग पूछोगे कि मेडिकेशंस क्यों? क्योंकि जो भी मेडिकेशन स्पेसिफिकली हम ब्लड के लिए करते हैं, हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में बात करूं तो डायूरेटिक्स है ना, इन्हें स्पेसिफिकली वाटर पिल्स आपने सुना होगा। इसके अलावा हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स, साथ ही साथ लो डोज एस्पिरिन, ये सारे क्या कराते हैं? कहीं ना कहीं जो हमारी किडनी है वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराते हैं, तो यूरिक एसिड का रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, और एक्सक्रीशन को कम करा देते हैं। तो एक्सक्रीट जो हो रहा था यूरिन में वो हो नहीं रहा, उल्टा रीएब्जॉर्ब हो रहा, फिर से ब्लड में आ रहा, और ब्लड में आएगा तो फिर से वो किस में जाएगा? जॉइंट में, देन फिर से गाउट। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, इन दोनों का जो रीज़न है सेम है। कहीं ना कहीं ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज़, ये दोनों ही हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज़ जो उनका एक्सक्रीशन हो रहा था किडनी के थ्रू, उस चीज़ को कम करा देते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा, एक्सक्रीशन कम होता जा रहा, ये सारे कहाँ पर इकट्ठे होंगे? ब्लड में, और ब्लड में जैसे ही एक्सेस लेवल हो जाएगा वो धीरे धीरे जाएगा हमारे जॉइंट्स में, मेनली कहाँ पर? टोस में, इसके अलावा रिस्ट में, एंकल में, नी में, एल्बो में, और वहाँ पर कॉज करा देगा इन्फ्लामेशन, मींस गाउट। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गाउट की। तो सबसे पहले जो दोनों वर्ड हैं हमारे साइन और सिम्टम्स, इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो पर्टिकुलरली हमारा सिम्टम्स है इट इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, मीन्स इसे सिर्फ सब्जेक्ट ही एक्सपीरियंस कर सकता है, मीन्स पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसे हेडेक हो रहा, तो ये पेशेंट को ही पता है, हम देख के थोड़ा बता सकते कि भाई इसका सिर दर्द हो रहा। या दूसरा एग्जाम्पल, मान लो पेशेंट को नोजिया हो रही है, नोजिया मीन्स फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, जैसे अपन को होती है ना कि कार में बैठे हैं, किसी को पर्टिकुलरली पेट्रोल की स्मेल से, तो जो नोजिया की फीलिंग है ये पेशेंट ही बता सकता है कि उसे हो रही है, हम देख के नहीं बता सकते। इसके अलावा जो सेकेंड चीज़ है दैट इज साइन। जो साइन होता है इट इज ऑब्जेक्टिव, मीन्स इसे हम ऑब्जेक्ट को देखकर बता सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो स्किन रैशेस, एक पेशेंट है उसमें स्किन रैशेस हैं, ये हम देख के बता सकते हैं। मान लो उसे अगर फीवर है तो हम थर्मोमीटर के थ्रू या उसे टच करके देख सकते हैं, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज है, दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं साइन। तो ये कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, हम देख के पता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट सिम्टम्स है, आप कुछ भी बोल सकते हो साइन सिम्टम्स, दैट इज जॉइंट पेन। और जॉइंट पेन कैसा होगा? इट इज सडन एंड सीवियर। एक तो एकदम से होता है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो नाइट में, है ना। इसके साथ साथ सीवियर होगा, बहुत ही ज़्यादा ये ना दिक्कत देता है पेशेंट को।
इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा स्वेलिंग, रेडनेस एंड बार्थ, क्योंकि हमने बर्ड ही देखा था, मैंने बताया था इट इज़ द फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। आर्थर मीन्स जॉइंट और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन का मतलब ही होता है, वैसे तो ये इन्फ्लामेशन हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है, लेकिन इसमें पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, बार्थ फीलिंग हो गई, क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, इस वजह से वहाँ पर एक बार्थ फीलिंग मीन्स आपको टच करने पर वो गर्म फील होगा। इसके बाद और अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब आप समझ सकते हो सॉफ्टनेस, जॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, या फिर एक और वर्ड आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, कि मान लो अगर आपके एंकल में है या नी में है तो वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा कि अगर आप कोई रुई भी करोगे ना, एकदम छोटी सी जो रुई होती है, कपड़े होते हैं, वो भी आप टच करोगे तो पेशेंट में पेन हो सकता है, मीन्स इतना ज़्यादा सेंसिटिव। इसके बाद और अगर हम आगे बात करें तो जॉइंट स्टिफनेस एंड डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। बोलो भैया स्टिफनेस क्यों हो रही है? स्टिफनेस समझ लो, या फिर आप बोल दो टाइटनेस, जकड़न। जैसे ना सबसे अच्छा एग्जांपल ठंडों में आपके ना एकदम हाथ जकड़ जाते हैं जब आप उठते हो, फिर आप जब मूव करोगे तब जाके वो एक प्रॉपर मूवमेंट होता है। सेम एस यहाँ पर भी यही चीज़ है, क्योंकि जॉइंट में इन्फ्लामेशन है, पेन है, पेशेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म करेगा नहीं, जिसके वजह से धीरे धीरे उसमें स्टिफनेस हो जाएगी। और क्योंकि यही पेन है, स्टिफनेस है, अब पेशेंट अगर खुद से चाहेगा भी कि मैं इसको पूरा, मान लो यहाँ पर एल्बो में है, कि इसको फुल एक्सटेंशन में लेके जाऊँ, पूरा सीधा करूँ, तो शायद ये पूरा मूवमेंट ना आए, सिर्फ इतना ही एक्सटेंशन जाए, जाना इतना था लेकिन जा सिर्फ इतना रहा। डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, एक तो पेन है, दूसरी चीज़ क्या, धीरे धीरे स्टिफनेस हो गई, तो जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। देन अगर हम आगे बात करें तो अब यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन, कि भाई सिम्टम्स तक तो ठीक था कि एक पेशेंट में थी तब भी चीज़ें चल रही थी, लेकिन क्या क्या घातक चीज़ें हो सकती हैं। जो फर्स्ट रहेगा दैट इज़ परमानेंट जॉइंट डैमेज, क्योंकि अपन ने देख ही लिया कि अगर मान लो कोई पर्सन है जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, मैनेजमेंट नहीं ले रहा, तो धीरे धीरे जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता जाएगा, और परमानेंट जॉइंट डैमेज मीन्स टोटल लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है उस जॉइंट का, है ना। इसके साथ साथ फिर यही चीज़ें कि शायद जॉइंट रिप्लेसमेंट ही कराना पड़े पेशेंट में। इसके बाद और अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन्स, किडनी में स्टोन्स या फिर पथरी जमा हो जाना, आप लोगों ने सुना होगा। अब पूछोगे भैया क्यों, आखिर यहाँ पर जॉइंट की प्रॉब्लम थी लेकिन किडनी कहाँ से आ गई, किडनी में स्टोन क्यों? यही यूरेट क्रिस्टल, क्योंकि हमने देखा था कि ये खुद गाउट कब हो रहा, जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा, और जब उसका लेवल बढ़ता जाएगा वही जो क्रिस्टल थे, मैंने बताया था ना कि एक तो जॉइंट में, साथ ही साथ जो हमारे अदर ऑर्गन्स हैं, स्पेसिफिकली यहाँ हम बात कर रहे हैं किडनी की, वहाँ पर वो यूरेट क्रिस्टल इकट्ठे होते जाते हैं और क्या करेंगे, वहीं पर वो फॉर्म कर लेते हैं स्टोन्स, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स। इसके साथ साथ और घातक चीज़ कि यहाँ पर हम देखें क्रॉनिक किडनी डिसीज, किडनी में बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा किडनी का डिस्फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम्स है दैट इज टॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टॉफी, अगर खाने वाली टॉफी नहीं कि मतलब अब टॉफी में खो गए सब लोग, 1 की 2 वाली 1 की 4 वाली, है ना, संतरे वाली टॉफी खा रहे हैं, 1 की 8 जो हम लोग लेते थे अब नहीं मिलती। तो टॉफी, टॉफी का मतलब क्या होता है कि वही जो क्रिस्टल है ना वो तो इकट्ठे हो रहे थे, वही एक सॉलिड फॉर्म बना ले, गांठें बना ले, कहाँ पर, अंडर दी स्किन, और कहाँ पर करेंगे, नियर दी अफेक्टेड जॉइंट, कि मान लो रिस्ट में है, इसी रिस्ट में अब क्रिस्टल इकट्ठे हो गए यूरेट क्रिस्टल, और स्किन के आसपास यहाँ पूरे स्किन के अंदर इकट्ठे हो जाएं, दैट इज टॉफी, सॉलिड लम्स, लम्स मीन्स गांठ। इसके बाद और हम बात करें तो हार्ट अटैक या फिर हार्ट से रिलेटेड और भी कंडीशन, क्योंकि यूरेट क्रिस्टल बन रहे हैं वो पूरे ब्लड में है, उस वजह से कहीं ना कहीं जो पूरा पंपिंग एक्शन है ना उसमें भी काफ़ी अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया या और भी हार्ट से रिलेटेड कंडीशन पेशेंट में देखने मिलती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ गाउट की, कि पर्टिकुलरली हम कैसे पता करें कि एक पर्सन है या पेशेंट है उसमें गाउट ही है या फिर कोई और डिसीज़ है। तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से। मीन्स सबसे पहले हम एक पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पास्ट की भी, कि क्या आपको पास्ट में कोई दिक्कत थी, कोई डिसीज़ था, इसके साथ रिसेंट में क्या आपको फीवर है या और कोई सिम्टम्स हैं और कोई डिसीज़ है। इसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन, हम स्पेसिफिकली फिजिकल एग्जामिनेशन में इन्हीं सिम्टम्स को चेक करते हैं, क्या जॉइंट में इन्फ्लामेशन है,
क्या वहाँ पर स्टिफनेस है, हमने देखा था क्या टेंडरनेस, क्या एक्सट्रीम टेंडरनेस है। अगर ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं तो हम कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ पेशेंट में क्या हो सकता है, गाउट हो सकता है। लेकिन सीधे नहीं कह देना बेचारा वैसे ही उसको हार्ट अटैक आ जाए। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट हैं जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन एंड यूएस। तो एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, कंप्यूटेड टोमोग्राफी हम बोलते हैं। इसमें भी एक्चुअल में एक्सरे ही यूज होती हैं, लेकिन किसके साथ में, कॉम्बिनेशन विद कंप्यूटर। इसके साथ साथ यूएस अल्ट्रासाउंड, ये सभी कंबाइन करके पूरा जो हमारा जॉइंट है, जो भी अफेक्टेड जॉइंट रहेगा, उसकी एक पूरी 3D इमेज जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो क्रिस्टल हैं या फिर क्या वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, ये सारी चीज़ें इस हमें कन्फर्म करा देती हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं पेशेंट में गाउट है। इसके बाद कुछ और भी टेस्ट हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट, है ना। अब ब्लड टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे, जो उसका सीरम है, जो प्लाज्मा है, हम सीधे सीधे उसमें यूरिक एसिड का लेवल चेक कर सकते हैं। और अगर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज है मीन्स हमें आइडिया लग गया कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पेशेंट में गाउट हो सकता है। तो बोलोगे भैया कन्फर्म कौन सा टेस्ट करेगा, सबसे मेन तो यही है, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, क्योंकि ये पूरी इमेज ही जनरेट कर रहे हैं तो वो क्रिस्टल्स हमें दिख जाएंगे। इसके साथ साथ और अगर ब्लड टेस्ट में भी लेवल एलिवेटेड है तो यहाँ पर चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। एक और टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज जॉइंट एस्पिरेशन। इसे जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस भी बोलते हैं। मीन्स हम करते क्या है, एक जॉइंट है, अगर अफेक्टेड जॉइंट है ना, हमें लग रहा है कि भाई किसी के भी मान लो रिस्ट में है, तो हम क्या करते हैं, थिन निडल होती है, हॉलो निडल, जिन्हें हम वहाँ पर इंसर्ट करते हैं। वहाँ का जो फ्लूइड है थोड़ा सा उसे निकालेंगे, फिर लैब में हम उससे स्टडीज़ करते हैं, इन क्रिस्टल्स को देखते हैं कि यहाँ पर क्रिस्टल है या फिर कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, पेशेंट को गाउट ही है या फिर कोई और कंडीशन तो नहीं है, जैसे कि सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया और भी रिलेटेड कंडीशन। तो ये सारे टेस्ट मिलकर कंफर्म कर देंगे कि हाँ भाई इस पर्सन में गाउट ही है या फिर कोई और डिसीज है। इसके बाद अब आप बोलोगे भैया ठीक है हमने सारी चीज़ें ली, डायग्नोसिस किया, एक पर्सन में हमें गाउट मिला, हम उसे का मैनेजमेंट कैसे करें, मैनेज कैसे करें। पहली चीज़ तो पेशेंट में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है जॉइंट में, सबसे पहले आप दो पेन रिलीवर्स, मींस नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एनसेड। इसके अंदर बहुत सारी होती हैं, नेप्रोक्सेन, फ्लेविप्रोपेन, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन। ये सारी ड्रग्स क्या करेंगी, एक तो जो हमारी इन्फ्लामेशन थी या आप बोल दो स्वेलिंग, उसको डिक्रीज करेंगी, साथ ही साथ जो पेन है उसे भी डिक्रीज करती हैं। इसके अलावा और एक और सबसे अच्छी चीज़ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन होते हैं यूजुअली, और ये इंजेक्शन क्या करेंगे, इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन था उसको रिड्यूस करना, दे रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन थी उसे ही रिड्यूस कर देंगे, और कहीं ना कहीं फिर हमें पेन से भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके बाद और अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है क्रायोथेरेपी, क्रायो रिलेटेड है कोल्ड से, मीन्स आइस पैक्स देना, है ना, आप बोल सकते हो कि आइस से मसाज, सिंपली आप समझ लो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हो गई, साथ ही साथ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन हो गया कि किस तरीके से हम ऐसी कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करें जिससे हमारा पेन डिक्रीज हो, पेन इंक्रीज ना हो। इसके बाद अब बोलोगे भैया ठीक है हमें सारी चीज़ें समझ में आई, लेकिन क्या ऐसा कुछ है कि हमें डिसीज़ हो ही ना, क्या इसकी कोई वैक्सीन है, इसकी कोई प्रिवेंशन है? तो इसकी 100% प्रिवेंशन बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया ना कि आपको अगर पोलियो है तो पोलियो का 100% प्रिवेंशन है हमारे पास, पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना। अगर 2 बूंद ज़िंदगी की आपने पी तो आप कह सकते हो कि भाई अब मेरे को ज़िंदगी में कभी भी पोलियो नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 100% प्रिवेंशन नहीं है। बस यही है कि हमने देखा यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा था, तो आप ऐसी डाइट खाओ स्पेसिफिकली जिसमें जो प्यूरिन है वो कम है, क्योंकि अगर आप मीट खाओगे, रेड मीट हो गया, इसके अलावा अपन ने बात की थी सेलफिश हो गई, इनमें प्यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, आपने खाया, अब इसी जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होगा उसी से बनेगा यूरिक एसिड, और फिर वो हमारे जॉइंट्स में, बॉडी के अदर ऑर्गन में डिपॉजिट होगा और गाउट। तो पहली चीज़ यही है कि आप अवॉइड करो प्यूरिन रिच डाइट, और यही एक पॉसिबल प्रिवेंशन है जो कि आप कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट द गाउट। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।